हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी आर की सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न अभी तक 2011 से लेके 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या उससे पहले भी जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी की चर्चा अभी हमारी चली रही है। ये हमारा वीडियो नंबर 8 होने वाला है और अगली दो वीडियो में हम जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं लगभग में 200 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपके आते हैं, तो आज की क्लास बेहद खास रहने वाली है और बेहद खास आपके लिए क्वेश्चन है। अभी तक हम 140 प्रश्नों को कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं और आपको पता है कि अगर हमने 140 प्रश्न को अच्छी तरह से अगर देखा होगा तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा काफी अच्छा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के अंतर्गत बन चुका होगा। जो लोग पहली बार भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी ये डिसाइड हो चुका होगा कि हमारा एक अच्छा सिलेबस, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है आपके जितने भी एग्जाम आज के आने वाले हैं। अभी आर का एग्जाम है, कुछ दिनों के बाद यूपीपीसीएस का एग्जाम होगा। उन सभी के लिए एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे पास में अभी हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए संविधान की क्लास को, जो कि आपके हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, लेकिन स्पेशल यूपीपीसीएस के लिए तो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली। चैप्टर वाइज में कंप्लीट संविधान को देखेंगे, जो भी जितने भी फैक्ट हमारे संविधान से बनेंगे उन सभी को यहाँ पर देखेंगे और जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे उसको भी देखेंगे। तो पहले चैप्टर को, उसके बाद उसी चैप्टर का एमसीक्यू, पहले चैप्टर फिर एमसीक्यू, इसी प्रकार हिस्ट्री को देखेंगे। और अभी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, उसके पास हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के जितने भी प्रश्न अभी तक आर पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी की बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे क्या होता है, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, यही पार्ट होता है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न अगर आपने अच्छे से लगा लिए तो आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपकी कंडीशन पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगला प्रश्न आपके लिए पहला प्रश्न प्रस्तुत है यहाँ पर और आपको दिख भी रहा है अच्छे से। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देखिएगा, क्या है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी, क्या है, सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो बताइए कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। आप देखिएगा भारत के साथ विश्व के 7 देश, यानी कि भारत के साथ विश्व के 7 देश, और अगर हम बात करें जलीय सीमा के साथ में तो विश्व के 8 देश कम से कम भारत के साथ सीमा बनाते हैं। जिसमें सबसे लंबी जो सीमा आती है वो आपके किस देश की आती है, बांग्लादेश की आती है। किसकी आती है, तो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा आपकी आती है। याद रखिएगा, किस देश की सबसे लंबी सीमा होगी, आपकी बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की जो सीमा होगी उसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हमने आपको बताया कि भारत में 17 राज्यों की सीमा, भारत में टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 17 राज्यों की सीमा 7 देशों की सीमा से लगती है। 17 राज्यों की सीमा कितने देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश से। सबसे लंबी सीमा लगेगी बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा, अभी तो ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो हमने आंसर टिक कर लिया कि सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो आपके किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। लेकिन यही प्रश्न अगर पूछा था कि बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती, तो देखिएगा बांग्लादेश की सीमा आपके जम्मू कश्मीर से लगती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लगेगी। जम्मू कश्मीर के बाद अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश की सीमा की बात करेंगे तो बांग्लादेश की सीमा कहां से लगती है, असम से लगती है।
असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आपके पश्चिम बंगाल, और आपके पश्चिम बंगाल से लगती है। यानी कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें त्रिपुरा के तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और किस देश की सीमा है? तो बांग्लादेश की सीमा है तीनों ओर। तो सबसे लंबी सीमा हमने देखी, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता था कि किस देश से सीमा नहीं लगती है, किस देश से सीमा नहीं लगती है, यानी कि किस राज्य से सीमा नहीं लगती है। तो देखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से बंगाल की सीमा, बांग्लादेश की सीमा लगती है। उसके बाद आप देखिएगा, अगर हम चीन की बात करें तो चीन की सीमा भी लगती होगी ना बहुत सारे देशों से। तो देखते हैं चीन की सीमा कहां से लगती है। चीन की सीमा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लगती है, सिक्किम, सिक्किम से लगेगी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से लगती है। कहां से लगेगी? हिमाचल प्रदेश से लगेगी। और हिमाचल प्रदेश के बाद अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल कहां से लगेगी? उत्तराखंड से भी लगेगी। तो चाइना की सीमा भी आपके 5, यानी कि चाइना यानी कि चीन की सीमा भी आपके 5 भारतीय राज्यों से लगती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड आता है। पाकिस्तान की अगर सीमा की बात करेंगे तो देखिएगा, पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से लगती है। ये आपकी पाकिस्तान की सीमा जो है वो आपके कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। वहीं अगर हम नेपाल की सीमा की बात करेंगे तो नेपाल की सीमा देखिएगा उत्तर प्रदेश से लगेगी। कहां से लगेगी? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बिहार से लगेगी, सिक्किम से लगेगी, और आपके पश्चिम बंगाल से लगेगी। कहां से लगेगी? पश्चिम बंगाल। अब देखिए, पश्चिम बंगाल जो है वो आपकी नेपाल की सीमा को भी स्पर्श करता है, बांग्लादेश की भी सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा? आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल स्पर्श करता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है कि कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश की सीमा और नेपाल की सीमा दोनों को स्पर्श करता है। तो उसके लिए हमें याद होना चाहिए कि बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है और आपके नेपाल की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ओके, हम उत्तर प्रदेश का आरओ एआरओ का एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है? 7 जिलों के साथ सीमा बनाती है। महाराजगंज हो गया, पीलीभीत हो गया, नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो प्रश्न ये पूछा गया है, लखीमपुर खीरी हो गया आपका, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ठीक है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आपके बहराइच के साथ सीमा बनाता है। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा लगती है। किसकी? नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ लगती है। नेपाल की सीमा जब भारत के साथ लगेगी तो 1643 किलोमीटर के अंतर्गत आती है, और वहीं पर 580 किलोमीटर के अप्रॉक्स में अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो देखिएगा, इस तरह हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो आपके 5 भारतीय राज्यों से लगती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से लगती है। ये आप बिल्कुल याद करिएगा, एकदम अच्छे से याद करिएगा। अब उसके बाद भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इनसे भी क्या लगती है? सीमा लगती है। आपकी किस देश की सीमा लगती है? तो यहां से अगर देखेंगे तो भारत की सीमा भी इन देशों से लगती है। जलीय सीमा की अगर बात करेंगे तो जलीय सीमा की बात अगर यहां से करते हैं तो जलीय सीमा जो है वो आपके पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत से श्रीलंका को अलग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है?
तो किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, ये हमारा प्रश्न है। बात करेंगे विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है, कोची केरल में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, बंबई किस तट से मापा जाता है, तो बंबई से मापा जाता है। ठीक है, किस तट से मापा जाता है, तो बंबई से मापा जाता है। भारत की तटीय रेखा की बात करेंगे तो भारत की जो तटीय रेखा है वो आपके 9 स्टेटों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 9 स्टेटों से लगती है, जिसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो 16.6 किलोमीटर आपकी दीपो सहित कुल लंबाई है। कितनी यहाँ पर लंबाई है आपकी, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि जो हमारी तटीय रेखा है वो आपके कितने राज्यों से लगती है, 9 राज्यों। तो सबसे लंबी तटीय रेखा आपके गुजरात से लगती है। गुजरात, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया। ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि किस राज्य से तटीय रेखा नहीं लगती है। कर्नाटक, ठीक है, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा। तो 9 राज्यों से तटीय रेखा लगती है। कितने राज्यों से लगती है, तो 9 राज्यों से तटीय रेखा लगती है, जिसकी लंबाई 16.6 किलोमीटर आती है। ये लंबाई है इसकी, ठीक है, ये इसकी लंबाई है और यही आपके आती भी है, यहां से यही आपके लगती भी है, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, तो कौन सा देश ऐसा है जो नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है। यानी कि प्रश्न है कि नील नदी किस देश में नहीं बहती है। चार्ट में नहीं बहेगी, इथोपिया, सूडान, युगांडा की बात करेंगे। तो नील नदी की अगर बात करेंगे, अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका की विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो कौन सी झील होगी, आपकी विक्टोरिया झील होगी। नील नदी की अगर बात करेंगे तो लंबाई है आपकी, और हम कह सकते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। और ये जो नदी है आपकी, ये कहां से निकलती है, ये आपके विक्टोरिया झील से निकलती है, जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है आपकी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, ठीक है, 6650 किलोमीटर है आपके। अगर बात करेंगे, ठीक है, किस देश से होकर गुजरती है, तो अगर बात करें किस देश से गुजरेगी तो देखिएगा, नील नदी को सभी को पता है कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, ठीक है, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। नील नदी को, नील नदी को मिस्र, मिस्र का वरदान कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। और मिस्र में एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं आसवान बांध। ये प्रश्न आपके पेपर में आ भी चुका है और आएगा भी। किस नदी पर है, तो आपके आसवान नदी पर, यानी कि मिस्र में ये बांध बना हुआ है। तो किस देश से नहीं गुजरती, तो देखिएगा इथोपिया से गुजरती है, सूडान से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है। कहां से नहीं गुजरेगी, तो चार्ट से नहीं गुजरेगी, चार्ट की जगह क्या कर लेते हैं, मिस्र से गुजरती है। कहां से गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, और उत्तर में जाकर भूमध्य सागर में ये मिल जाती है, ठीक है। तो मिस्र नदी की बात करेंगे, मिस्र की सभ्यता की बात करेंगे। मिस्र की सभ्यता अगर हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे तो मिस्र की जो सभ्यता है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, ठीक है। तो कहां से नहीं गुजरेगी, तो यहां पर अगर हम कर सकते हैं तो यहां पे हम कर सकते हैं मिस्र, ठीक है, यहां पर हम मिस्र कर सकते हैं। ओके, कह रहे प्रादीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। ये प्रश्न शायद आपको पढ़ा चुका हूं मैं,
तो प्रायद्वीपीय भाग की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो आपके गोदावरी नदी है। कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी रिवर सबसे लंबी है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत, आप देखिएगा क्वेश्चनों में थोड़ा सा अंतर देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि आरओ एआरओ का एग्जाम जो होता है वो आपको सेकंड नदी के ऊपर या सेकंड चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर बात करेंगे भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? आपकी गोदावरी नदी। कहां से निकलती है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नासिक यानी कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अब अगर उसने पूछ लिया कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बताइएगा, तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो होगी वो क्या होगी? आपकी कृष्णा नदी। क्या होगी? आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी है, क्योंकि गोदावरी नदी की लंबाई है 1465। कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर। और अगर बात करें तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है सबसे बड़ी, उसे कहते हैं तुंगभद्रा। बहुत आता है पेपर में कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो आपके नर्मदा, ठीक है, कृष्णा नदी की है। और कृष्णा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसे कहते हैं विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो हम कह सकते हैं कृष्णा नदी के किनारे है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आप समझ चुके होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं एक अच्छे प्रश्न की बात करता हूं तो देखिएगा, गोदावरी नदी की अगर बात करें, ठीक है, अच्छा ये भी देख लीजिएगा कहां से निकलेंगी। तो ये जो नदी है वे आपके महाबालेश्वर से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? महाबालेश्वर से निकलती है नदी। और गोदावरी नदी की अगर बात करेंगे तो गोदावरी जो नदी है वो आपके महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, अब अगर हम इस पे बात करें, क्या बात कर रहे थे? जायकवाड़ी परियोजना की। जायकवाड़ी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, जिसे हम कहते हैं जायकवाड़ी परियोजना। प्रश्न या तो ये बनेगा भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताइएगा। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना उसे कहते हैं जायकवाड़ी परियोजना। और अगर ओवरऑल बात करेंगे तो किस नदी पर बनी है? आपके गोदावरी नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी हुई है? गोदावरी नदी पर बनी हुई है जायकवाड़ी परियोजना। किस नदी पर है? आपके गोदावरी नदी पर बनी हुई है जायकवाड़ी परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसे हम कहते हैं जायकवाड़ी परियोजना। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? यानी कि प्रश्न है कि कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाएगी। ठीक है, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात की जा रही है। ठीक है, ओके, तो कहां पर नहीं पाई जाएगी भूमध्य रेखा? अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करूं तो भूमध्य रेखा, चलिए भूमध्य रेखा पर ही भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाएगी। तो भूमध्य रेखा जो होती है जिसका एंगल होता है 0 डिग्री अक्षांश। तो विश्व के मानचित्र को दो भागों में जो रेखा विभाजित करती है उसे हम कहते हैं मेडिटेरियन लाइन, यानी कि भूमध्य रेखा। तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। उसको भूमध्य रेखा के नाम से हम जानते हैं। तो भूमध्य रेखा के क्या होगा? जलवायु जो होती है, जलवायु आपकी किस प्रकार की होगी, ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? उत्तर व दक्षिण। अगर मैं बात करूं उत्तर में 5 डिग्री अक्षांश और दक्षिण में 10 डिग्री अक्षांश के मध्य जो जलवायु होती है उसे हम भूमध्य रेखीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय जलवायु कहते हैं उसको। ठीक है,
तो भूमध्य रेखीय जलवायु जब हम उसे कहते हैं तो प्रश्न ये बन सकता है कि भूमध्य रेखा के बीच उत्तर व दक्षिण से 5 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है उसे भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से हम जानते हैं। अब भूमध्य रेखा जो आपकी होती है वो आपके 21 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 21 देशों, 3 महाद्वीपों और आपके 3 सागरों से गुजरती है, 3 महासागरों से गुजरती है, यानी कि जल निकाय कितने हैं? 3। 21 देशों में बात करेंगे तो 21 देशों में आपके बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कोलंबिया हो गया आपका, ठीक है, कोलंबिया हो गया, इक्वेडोर, युगांडा, केन्या, गैबोन, साओ टोम, ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे क्या 21 देशों से गुजरती है। अगर महासागरों की बात करेंगे तो देखिए कितने महासागरों से गुजरती है, तो आपके एशिया महासागर, अच्छा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कितने से गुजरती है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जिसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर, यहां से, फिर अटलांटिक महासागर, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हिंद महासागर, यहां से आपके गुजरती है। ठीक है, आपके यहां से ओवरऑल सीमा बनाती है। तो इसमें एक देश जो है कांगो से गुजरती है, गैबन से गुजरती है, जायरे से भी गुजरती है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर बी, इथोपिया से नहीं गुजरती है आपकी, याद रखिएगा, इथोपिया से नहीं गुजरती है आपकी। ठीक है, तो इथोपिया से नहीं गुजरेगी, यानी कि आंसर जो हमारा ठीक होगा वो क्या होगा? आपका इथोपिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उत्पाद केंद्र में कौन सी जर्मनी से संबंधित है? तो कौन सा उद्योग जो होगा वो आपके जर्मनी से संबंधित होगा? ठीक है, उद्योग की बात कर रहा है कि कौन सा उद्योग जो है वो आपके जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा कौन सा उद्योग जो है वो जर्मनी से संबंधित है, सेंट पीटर्स की बात करेंगे तो आपके रूस से संबंधित है। ब्रेड फोर्ट की बात करेंगे तो इंग्लैंड से संबंधित है। कहां से संबंधित होगा? इंग्लैंड से। प्रोटो की बात करेंगे तो इटली से संबंधित है। और अगर ऊपर ताल की बात करेंगे तो कहां से संबंधित है? आपके जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिए, कहां से संबंधित है? तो देखिएगा ये जर्मनी से संबंधित है आपका। ठीक है, इतनी सी बात, छोटी सी बात इसके लिए बहुत है। ओके, छोटी सी बात बहुत है। देखिए कितना एकदम जबरदस्त प्रश्न है कि भाई सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। और अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा नील नदी पर जो बांध बना हुआ है ना, वो कौन सा है? मैंने आपसे क्या कहा? विस्तृत श्रृंखला पढ़ने के लिए बहुत सीखोगे आप। विस्तृत अगर पढ़ोगे, विद सॉल्यूशन पढ़ोगे, तो आपके एक एक क्वेश्चन से कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पूरी तरह से एकदम आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो कई सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, अगर हम इससे डिसाइड करें तो देखिएगा ए ऑप्शन तो कट ही गया आपका। ठीक है, और ए ऑप्शन भी आपका कट गया। ओके, क्योंकि सी का क्या होगा? सी का फर्स्ट होगा। ठीक है, दामोदर की बात करेंगे तो दामोदर में पंचेट हिल है, तो बी का थर्ड वाला होगा, तो बी का थर्ड वाला होगा। तो बी का थर्ड वाला अगर होगा तो ए वाला आपका कट जाएगा। कोलोराडो की बात करेंगे तो हूवर, और जाम्बेजी की बात करेंगे तो करीबा। देखिएगा, ए वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है और ए वाला भी क्वेश्चन पढ़ाया है, ये तो आपने पढ़ी है दोनों। यानी कि ए क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल सोल्यूशन में पढ़ाए थे। तो डिटेल सोल्यूशन में अगर हम इस तरह देखेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो आपका ए आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा आपका? ए वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, ए वाला। तो देखिएगा कि अगर हम डिटेल सोल्यूशन को अच्छी तरह से अगर लगातार पढ़ते रहते हैं
तो बिल्कुल विश्वास रखिएगा कि आपका उसी डिटेल सोल्यूशन में से आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है, यानी कि वही कंप्लीट पेपर आपका आने वाला है जो आप डिटेल सोल्यूशन हमारे यहाँ से पढ़े हैं यहाँ से, ठीक है, उसी से पेपर आने वाला है। और आपको बता दें कि 200 प्रश्न जो है वो कम नहीं है आपके लिए, अभी हम और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ज्योग्राफी का वेटेज आपके आरओ के पेपर में, पीसीएस के पेपर में सबसे ज्यादा रहता है। हिस्ट्री का वेटेज रहता है सबसे ज्यादा, करंट अफेयर्स का रहता है। अगर आपने 4 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, संविधान और आपने थोड़ा सा साइंस अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपके पेपर 100% पास होने की उम्मीद होती है, यानी कि हम 100% पेपर को पास कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आपके इन्हीं सब्जेक्टों पर आधारित है। सबसे ज्यादा वेटेज है तो वो करंट अफेयर्स पे है, आप डेली रूटीन पे करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा। ओके, तो दामोदर नदी की बात करेंगे, कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है, ये पठार से निकलती है। और छोटा नागपुर का जो पठार है ये भारत में खनिजों के लिए, भारत में खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों के लिए प्रसिद्ध है और इसे हम कहते हैं भारत का रूर। क्या कहते हैं? तो भारत का रूर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम? तो इसे हम कहते हैं भारत का रूर भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न स्पेशलिटी है आपके, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो अभी तक प्रश्न आता है कि स्वेज नहर कौन कौन से सागरों को जोड़ती है। अब प्रश्न आने लगा है कि भाई स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन यानी कि बंदरगाह युग्म है। तो देखिएगा स्वेज नहर जो है वो क्या करती है? भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ेगी? लाल सागर या काला सागर? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये भी प्रश्न बहुत आता है आपके पेपर में। कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी? तो कौन सी नहर जोड़ेगी भाई? आपके स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ती है। भूमध्य सागर को रेड सी यानी कि लाल सागर से मेडिटेरियन सी को किससे जोड़ेगी? लाल सागर से जोड़ेगी। लाल भूमध्य सागर जो है अभी हमने पढ़ा कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 21 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो लाल सागर भी तो आपके सीमा बनाता होगा ना, तो कितने देशों के साथ? देखिएगा जिबूती के साथ सीमा बनाता है, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब का अगर कर दें, यमन के साथ सीमा बनाता है, इरिट्रिया के साथ सीमा बनाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट देश जिनके साथ सीमा बनाता है, कौन सा? आपका लाल सागर। भूमध्य सागर भी सीमा बनाता है, अभी हमने पढ़ा था भूमध्य सागर। तो जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका आंसर होगा पोर्ट साइड को स्वेज से जोड़ती है, यानी कि शुरू कहाँ से होती है? अब प्रश्न अगर पेपर में पूछा जाता है कि भाई जो स्वेज नहर है वो कहाँ से शुरू होती है, तो होती है पोर्ट साइड से शुरू होती है और स्वेज में जाकर मिल जाती है। पोर्ट साइड से शुरू होती है और स्वेज में जाकर मिल जाती है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ओके। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लाल सागर जो है वो आपके 4 देश, और अगर बात करेंगे सूडान के साथ भी सीमा बनाता है, सूडान के साथ में मिस्र देश के साथ भी सीमा बनाता है। तो कुल मिला के आपके कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? तो कितने देशों के साथ? यानी कि 6 देशों के साथ सीमा बनाता है। अब आपका नेक्स्ट ईयर जो पेपर होगा, जो पेपर आने वाला है, उसमें पॉसिबिलिटी रहेगी बिल्कुल क्वेश्चन बनने की कि जो लाल सागर है आपका वो कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। तो लाल सागर आपके जिबूती, सऊदी अरब, यमन, इरिट्रिया, सूडान और मिस्र के साथ सीमा बनाता है। कहाँ से शुरू होती है स्वेज नहर? तो स्वेज नहर जो शुरू होती है वो पोर्ट साइद से शुरू होती है और स्वेज तक जाती है। तीसरा पॉइंट, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो मेडिटेरियन सी से लेके
कहाँ तक जोड़ेगी, तो आपके लाल सागर तक जोड़ती है। तो मेडिटेरियन सी से लेके लाल सागर तक जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुएज नहर कहते हैं हम उसे। ठीक है, इस बात को बिल्कुल एकदम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में बाजार आधारित लौह व इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। यानी कि बाजार आधारित पूछा है कि बाजार आधारित लौह व इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। इस्पात के उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है। इस्पात के उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है। और आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई ये पाए जाते हैं आपके जापान में। कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो ये मिलेंगे आपको जापान में, राइट। तो आपको ये मिलेंगे आपको जापान में। तो कहाँ पर बाजार आधारित मिलेंगे, जापान में आपको मिलेंगे। और जापान का जो टोक्यो शहर है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। टोक्यो जो शहर है वो आपके होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका होन्शु द्वीप है। ठीक है, जितने भी देश आपके आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो उनकी कैपिटल करेंसी आपको याद ही करनी पड़ेगी और आपके पेपर की सबसे ज्यादा मजबूत नींव रखेंगी। तो इस्पात के उत्पादन में भारत का जो नंबर है वो किस स्थान पर है, तो इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है, 11 नहीं लिखा, 2 लिखा है। सुमेलित कीजिए और सही युग्म का चयन कीजिए। भाई सही युग्म बताने, एक तरफ फसल है और एक तरफ आपके प्रदेश हैं। रबड़ है, प्रदेश मतलब देश दिख रहे होंगे आपको। रबड़ की बात करें, कहवा की बात करें, जैतून की बात करें और गन्ने की बात करें। रबड़ सबसे ज्यादा होती है आपके मलेशिया में। तो भाई देखिएगा कौन सा होगा, पहले का फोर्थ काट दीजिएगा, सॉल्व करिएगा आप लोग। अब बताइएगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका। ठीक है, वो बी नंबर होगा या आपका सी नंबर होगा। ठीक है, अगर हम कहवा यानी कि कॉफी की बात करें, तो कॉफी तो सबसे ज्यादा वैसे ब्राजील में होती है। कॉफी यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है, आपके ब्राजील में। लेकिन इसमें ब्राजील ऑप्शन में नहीं है, तो कॉफी सबसे ज्यादा फिर कहाँ पर होगी, आपके कोलंबिया में होगी। अभी देखिएगा, अब भी बी और सी ही सही हैं आपके। जैतून की बात करेंगे तो कहाँ होता है, आपके इटली में होता है। गन्ना की बात करेंगे तो मॉरिशस में होता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ का देखिएगा, फोर्थ का आपका पहला है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, ये प्रश्न सरल भी बहुत होते हैं, कठिन भी बहुत होते हैं। आपको जो आंसर इसमें एक दो अगर मिल जाता है और आपका आंसर एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से इसमें बन भी सकता है। ठीक है, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, आपके ब्राजील में होती है। और गन्ना सबसे ज्यादा आपके ब्राजील में, गन्ना भी सबसे ज्यादा होता है आपका। कॉफी की बात करेंगे तो कॉफी, कॉफी में जो पदार्थ पाया जाता है उसे हम कहते हैं कैफीन। तो कॉफी का संबंध किससे है, कैफीन से। कॉफी, कॉफी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अरेबिका, एक अरेबिका कॉफी होती है और एक होती है रोबस्टा। ठीक है, दो प्रकार की कॉफी होती है, एक तो अरेबिका होती है और दूसरी क्या होती है, आपकी रोबस्टा। अगर भारत में बात करेंगे तो चिकमगलुरु, चिकमगलुरु जिले में पाई जाती है, कर्नाटक में, भारत में। चिकमगलुरु कर्नाटक में पाई जाती है आपकी कॉफी। ठीक है, तो चिकमगलुरु कर्नाटक में कॉफी आपके पाई जाती है भारत में। और कॉफी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, तो चिकमगलुरु भारत में ही कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है आपका। ठीक है, निम्नलिखित जातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, चेंचू, लेपचा, डफला या डाफर। डफला की बात करेंगे, देखिएगा ये आपके अरुणाचल प्रदेश में होती है। कहाँ पर मिलेगी आपको, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। ओके, ये कहाँ पर मिलेगी आपको, अरुणाचल प्रदेश में। अगर डाफर की बात करेंगे तो ये आपको गुजरात में मिलेगी। कहाँ मिलेगी आपको, गुजरात में। और लेपचा की बात करेंगे तो लेपचा सबसे ज्यादा आपको सिक्किम में मिलेगी। और सिक्किम के बाद ये आपको पश्चिम बंगाल में भी मिल सकती है।
केचु जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, ये आपको केरल में मिलेगी, तो यही आंसर ठीक है। देखिएगा केरल में आपके इरूला भी मिलेगी, सुमाली भी मिलेगी केरल में, और आपके चेंचू भी मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, केरल में मिलेगी। ठीक है, ये सब आपके कहाँ पर मिलेंगी, तो ये सब आपके केरल में मिलेंगी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, ये सब आपके कहाँ पर मिलेंगी, तो ये सब आपके केरल में मिलेंगी। ठीक है, ये सब कहाँ पर मिलेंगी, आपको केरल में देखने को मिलेंगी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक है। तो भारतीय यामोत्तर के सबसे नजदीक जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिएगा अगर भारतीय स्टैंडर्ड लाइन की अगर समय की बात करेंगे तो जिसे हम बोलते हैं मानक समय, क्या बोलते हैं, जिसे हम मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ठीक है, यही तो बात कर रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, कि स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है। बिलासपुर, फैजाबाद, कोरापुट या मिर्जापुर। तो जो यामोत्तर जो हमारी रेखा होती है उसके एंगल की अगर बात करेंगे तो 82 से 1/2 डिग्री एंगल होता है उसका। 82.5 डिग्री उसका एंगल होता है पूर्वी देशांतर। क्या होता है, पूर्वी देशांतर। क्या होता है आपका, पूर्वी देशांतर होती है। क्या होती है आपकी, पूर्वी देशांतर आपकी होती है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर ये रेखा आपकी होती है। एक सेकंड, हेलो, एक सेकंड दिया। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए शुरू करते हैं। ये अगर मैं बात करूं तो मानक समय जो है वो आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और ये आपके कहाँ से लिया आता है, तो भारत में लिया आता है इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से लिया आता है, तो इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। तो अगर भारत की बात करें और ब्रिटेन की बात करें तो भारत और ब्रिटेन के मध्य जो हमारा समय अंतराल है वो कितना है, 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट क्या है, आगे है। तो एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई किसका समय आगे है, यानी कि किसका समय आगे। तो भारत का समय ब्रिटेन के समय से 5 घंटे 30 मिनट क्या है, आगे, यानी कि भारत का समय ब्रिटेन के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बात समझ में आ गई, 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय आगे है, किससे, ब्रिटेन से। ठीक है, तो आपकी जो 82.5 की डिग्री की जो रेखा है वो आपके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। प्रश्न आपके पेपर में आते हैं कि कहां से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है। फिर देखिएगा उड़ीसा से गुजरेगी और आपके आंध्र प्रदेश से गुजरेगी। यानी कि ये जो आपके रेखा है, ठीक है, ये जो आपकी रेखा है वो आपके कितने राज्यों से गुजरती है, ये आपके 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। लेकिन छत्तीसगढ़ नया राज्य था, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से कट होकर बना। अगर हम 1 नवंबर 2000 की बात करेंगे, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का उद्घाटन किया गया था, और अगर उससे पहले बात करेंगे तो मानक समय रेखा जो आपकी थी वो 4 राज्यों से गुजरती है। तो आपके कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि 1 नवंबर 2000 से पहले भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती थी। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। तो कितने राज्यों से गुजरती थी, पहले पहले गुजरती थी कितने, 4 राज्यों से, लेकिन अब गुजरती है 1 नवंबर 2000 के बाद कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है।
कहाँ से ली गई है? तो इलाहाबाद के नैनी उत्तर प्रदेश से ली गई है, और उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसे कहते हैं मिर्जापुर। ठीक है, तो मिर्जापुर इसके सबसे नजदीक आता है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि मिर्जापुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर इसके सबसे नजदीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें, अगर मैप की बात करें यहाँ से, तो आपको सभी पता है कि ए पश्चिमी है, ए क्या है, ए पूर्वी है, पश्चिमी है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो स्थानीय समय में, ठीक है, स्थानीय समय में पश्चिम में क्या है आपका, पश्चिम बंगाल है। और अगर बात करेंगे ये क्या है आपके वेस्ट में, गुजरात है। तो अगर हम बात करेंगे कि गुजरात और पश्चिम बंगाल के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। तो ये भी प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कितने समय का अंतर रहता है? तो लगभग में 2 घंटे का अंतर रहता है। कितना अंतर रहता है? लगभग में 2 घंटे का अंतर आपका रहता है। ठीक है, तो मानक समय जो रेखा है आपकी, जो आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसे हम शॉर्टकट में IST बोल सकते हैं, वो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भाई भारत को 2 भागों में जो काटने वाली जो रेखा है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, वो आपके कितने राज्यों से गुजरती है? वो आपके 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा, ये स्पेशलिटी है किसकी? RO के। ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा आएंगे पेपर में, आपके कम से कम 10 से 12 प्रश्न से भी ज्यादा इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। जैसे लौह अयस्क क्षेत्र है, और एक तरफ राज्य है, एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है। आप बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बादाम पहाड़ कहां पर है आपके? ठीक है, बादाम के पहाड़ कहां पर है आपके? आपको देखिएगा, अगर आपको इस 4 में से कोई एक पता है, तब आप ऑप्शन को छाट सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो मैं कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख आप सभी लोगों को पता है कहां पर है? कर्नाटक में। तो कुंद्रेमुख की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक में, तो सी का फोर्थ होगा, सी का फोर्थ होगा। तो सी का जो फोर्थ होगा, तो आपका ए ऑप्शन और ए ऑप्शन तो कट हो जाएगा। बताइएगा, ए ऑप्शन जो है वो और आपका ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कट आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कट आपका हो जाएगा। ओके, अब बादाम पहाड़ की अगर बात करेंगे तो बादाम के पहाड़ कहां पर है? तो बादाम के पहाड़ों की बात करेंगे तो आपके उड़ीसा में। तो पहले का अगर बात करें, फर्स्ट का 2 होगा, तो फर्स्ट का 2 भी है ना, देखो दोनों में फर्स्ट का 2 भी है। तो फर्स्ट का 2 है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि इसका तो आपका फोर्थ है, ये देखिएगा फोर्थ भी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। अब है आपकी डालडी राज जहर की पहाड़ियां कहां पर है? कहां पर है भाई मेरे? आपके छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? आपके छत्तीसगढ़ में। तो इसी क्वेश्चन से हमारा डिसाइड होगा कि बी का क्या होगा। तो बी का थर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? फोर्थ। सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका होगा 3, यानी कि 2 3 4 1 होगा, 2 3 4 1 होगा, देखिएगा। ठीक है, ओके, 2 3 4 1, 2 3 4 और 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे होंगे, तो ये देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं, है ना। इटली, सिसिली, सर्डिनिया व कोर्सिका से घिरे सागर को क्या कहते हैं? तो कोर्सिका के घिरे सागर को क्या कहते हैं? एडियाटिक सागर, एजियन सागर, ठीक है, लिगुरियन सागर, या टेरनियन सागर। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन होगा सिंपल सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। डी राइट आंसर होगा। एजियन सागर बात करेंगे तो भूमध्य सागर का पार्ट होता है, भूमध्य सागर की सीमा इसके साथ में लगती भी है आपके। कहना पोतबाहर टनमान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? यानी कि पोतबाहर के अनुसार जो है वो विश्व का सबसे व्यस्तम जो बंदरगाह है उसे कहते हैं संगाई। संगाई कहां पर है? तो संगाई भाई आपके चीन में है। चीन की कैपिटल है बीजिंग। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है आपके रिनमिनभी, रिनमिनभी, या बात करेंगे तो युआन।
ठीक है, आपके क्या है सबसे व्यस्ततम जो बंदरगाह है वो क्या है आपका संगाई, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। कह रहे फॉन एक स्थानीय पवन है, तो फॉन कहाँ की स्थानीय पवन है? जैसे आपके अमेरिका में एक बहुत ही फेमस जो पवन है जिसे कहते हैं चिंकू, ये आपकी यूएसए में एक पवन है और ये बहुत आती है पेपर में आपके। ठीक है, इसी प्रकार पूछा गया है कि जो फान है वो किस देश की स्थानीय पवन है, तो किस देश की स्थानीय पवन है? आपके स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है। कहाँ की स्थानीय पवन है? आपके स्विट्जरलैंड की आपके स्थानीय पवन है। ठीक है, कहाँ की स्थानीय पवन होगी? तो आपके स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? नाथुला दरगाह अरुणाचल प्रदेश में, सही नहीं है, ये भी स्पेशलिटी है किसकी? आरओ की। तो सुमेलित भाई मेरे कौन सा नहीं है? तो सुमेलित पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड में है, और भी है आपके नीति दर्रा है उत्तराखंड में, नीति, माना, ये सब कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है, ए भी ठीक है, ए भी ठीक है। पालघाट केरल में है, तो ये भी ठीक है। नाथुला कहां पर है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला कहां पर है? सिक्किम में है। तो नाथुला जो है वो आपके सिक्किम में है। ठीक है, कहां पर है? आपके सिक्किम राज्य में है। ठीक है, कहां पर है? आपके सिक्किम में है। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई? अन्नामलाई। तो आपकी अगर बात करेंगे अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, विश्व विश्व भारत की सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व भारत की, यानी कि विश्व की अगर मैं यहाँ पर लिखता तो आपके ऑटोमेटिकल क्या होती? भारत की तो होती। तो विश्व भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और 570 मिलियन वर्ष इसकी पहले उत्पत्ति हुई। कहां पर है आपके? तो अरावली पर्वत श्रृंखला आपके राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और आपके हरियाणा में लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने किलोमीटर में फैली है? तो भाई मेरे 800 किलोमीटर में ये फैली हुई है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित चोटी है जिसे कहते हैं गुरु शिखर, ये हमने कल भी पढ़ा था। तो माउंट आबू की पहाड़ियों पर सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम कहते हैं गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी बोले तो आपके क्या है? गुरु शिखरी है। तो इसमें पूछा कि नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भाई नवीन देखिएगा, हिमालय की नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसे कहते हैं शिवालिक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या कहते हैं इसको हम? तो इसको हम कहते हैं शिवालिक। ठीक है, क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। आप मुझे बताइएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैंने आपको कल पढ़ाया था और डिटेल में आपको अरावली पर्वत श्रृंखला मैंने आपको पढ़ाई थी, तो बताइएगा अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसे कहते हैं? क्या नाम है दूसरी सबसे ऊंची चोटी और उसकी ऊंचाई कितनी है? आपने अगर कल अच्छे से पढ़ा होगा, नोट्स को रिवीजन करके आए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर और इसकी ऊंचाई है आपके 1592 मीटर। कितनी ऊंचाई है आपके? 1592 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो कितनी ऊंचाई है? 1592 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि अधिपादप जो होते हैं वो मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं? तो अधिपादप मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं? कोड़धारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वनस्थली में या विस्पत वनस्थली में? तो अधिपादप वे पौधे होते हैं
लिख सकते हैं वे पौधे होते हैं, वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए, जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अधिपादप पौधे कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम अधिपादप पौधे कहते हैं जो आपके किस पर निर्भर होते हैं, वृक्षों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम अधिपादप कहते हैं। लेकिन यह परजीवी नहीं होते, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, लेकिन यह परजीवी नहीं होते, लेकिन यह परजीवी नहीं होते। तो वे पौधे जो आश्रय के लिए कहाँ उपस्थित होते हैं, वृक्षों पर निर्भर करते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते, ऐसे पौधे जो होते हैं वो किन वृक्षों में पाए जाएंगे, तो वो पाए जाएंगे विषुवतीय वनों में पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे, तो आपके विषुवतीय वनों में वो आपके पाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिए किन वनों में पाए जाएंगे, तो विषुवतीय वनों में वो पाए जाते हैं। ओके, अगला है फसली कृषि विशेषता है। एक फसल की कृषि की विशेषता क्या है, तो आपको पता है कि भारत जो है वो आपका कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, आपका कृषि प्रधान देश है, तो भारत में कृषि को बहुत प्राथमिकता दी गई है, कृषि प्रधानता है भारत में। और भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी आपकी कृषि को ही माना जाता है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो किसे माना जाता है, तो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो आपकी कृषि को माना जाता है। यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसमें अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो आपकी किसको माना जाता है, कृषि को ही माना जाता है। ठीक है, तो भारत में लगभग में आपका 52% से ऊपर से अधिक जो है वो कृषि में संलग्न है, से अधिक जो है वो आपका कृषि करता है। ठीक है, इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश का दर्जा भी प्राप्त है, तो भारत को कृषि प्रधान देश का भी दर्जा प्राप्त है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा व्यापारिक अन्न कृषि की। ठीक है, व्यापारिक अन्न कृषि की। ओके, याद रखिए। ठीक है, तो आज के प्रश्न हमारे यहीं तक थे। आज के प्रश्नों को हमने कंप्लीट करा और आपके लिए हम प्यारा सा एक लिख देते हैं, थैंक यू। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमारा पीडीएफ में, अभी पीडीएफ ठीक से हमारी सेट नहीं हो पा रही है, तो कृपया आप लोग संयम बना के रखें। जल्दी हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और एट्रैक्टिव पीडीएफ की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में 4 से 5 दिनों के अंतर आपकी टोटल, जिस हिसाब से आप पीडीएफ को देखते थे, जो आपको पीडीएफ बहुत अच्छी लगती थी, वो पीडीएफ आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होगी। उसके लिए काम स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए डेली क्लास की छुट्टी हमारी ना हो, डेली क्लास ना चले, इसलिए कुछ अभी इस टाइप की व्यवस्था हमने कर रखी है, जो आपको ज़्यादा तो पसंद नहीं आएगी लेकिन आप फिर भी बने रहिएगा हमारे साथ में, है ना। तो अभी हमारे साथ में पीडीएफ नहीं बन पा रही है ठीक से, तो कुछ ही दिनों में इस पर डेली रूटीन से वर्क भी चल रहा है और अच्छे से आपका काम भी होने वाला है यहाँ पर। लेकिन हमें क्या है, हमें तो पढ़ना है, हमें समझना है। आपको मैंने पहले बताया था कि पीडीएफ से अगर हम पढ़ते हैं तो ठीक है, पीडीएफ सिर्फ देखने के लिए होती है, लेकिन अगर अपने फ़ोन को भी खंगालेंगे, आप पढ़ने वाले एक स्टूडेंट होंगे, तो आप देखोगे कम से कम 50,000 पीडीएफ, 2-4 हज़ार, 10-20 पीडीएफ, 10-30 पीडीएफ, 50-60 जितनी भी आपके फ़ोन में होंगे, आपने आज तक की कोई कंप्लीट पीडीएफ नहीं पढ़ी होगी। और जिसने कंप्लीट पीडीएफ पढ़ी है उनके लिए तो बेहद अपॉर्चुनिटी है, यानी कि उन्हीं में से प्रश्न बनते भी हैं आपके। ठीक है, तो आपके फ़ोन में पीडीएफ है, यानी कि हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो कैसे चाहिए, आपके नोट्स अकॉर्डिंग। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि नोट्स हम क्यों बनाते हैं,
नोट्स हम इसलिए बनाते हैं कि कम समय में अच्छे से हम चीजों को क्या कर दें, आगे बढ़ा दें। तो कम समय में अच्छे से चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो उसी प्रकार से नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। अब हम दोबारा फिर से अपनी नई वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। कल और परसों की वीडियो में हम ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे, जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, अप्रॉक्स 200 प्रश्न, कितने 200 प्रश्नों की पूरी तरह से चर्चा कर लेंगे यहाँ पर, और समाप्त कर लेंगे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों के लिए जो वीडियो आप लगातार वॉच कर रहे हैं। ओके बाय।